हेलो एंड वेलकम। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस के बारे में। 24 अप्रैल 1973 को दिया गया ये जजमेंट भारतीय गणराज्य के इतिहास में यानी आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट माना जाता है। इस जजमेंट को भी 50 साल पूरे हो चुके हैं और ये हमारे GS2 के लगभग सभी टॉपिक के लिए ये जजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जजमेंट को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में या फिर कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आज की केशवानंद भारती जजमेंट क्या था और इस जजमेंट में जो मूल ढांचे का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या था, उसकी क्या महत्व क्या है उसका, और उस मूल ढांचे के से रिलेटेड और कौन कौन से जजमेंट है, और इस मूल ढांचे के सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं भी है, कुछ मुद्दे भी हैं। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि केशवानंद भारती केस क्या था। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले की जजमेंट जो गोलकनाथ केस में दिया गया था उसको पलट दिया था और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैध माना था और कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास किसी भी मूल अधिकार को कम करने या ख़त्म करने का अधिकार है, यानी कि उसको अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दी गई संवैधानिक शक्ति का उपयोग करने की अधिकारिता है। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी थी, वो कंडीशन थी मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी कि पार्लियामेंट संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अर्थात इस केस में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को संशोधित करने की शक्ति है। वह संविधान के किसी भी भाग यहाँ तक कि मूल अधिकार को भी संशोधित कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूलभूत विशेषता जिसको उन्होंने मूल ढांचा कहा था उसको नहीं बदल सकती। मूल ढांचे को वो संविधान संशोधन के तहत भी नहीं बदल सकती। इसका मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट ने का ये मानना था कि पार्लियामेंट संविधान निर्माताओं ने जो जिन विशेषताओं को संविधान का मर्म माना था, आत्मा माना था, उनको कभी भी नहीं बदल सकती। यानी कि पार्लियामेंट एक नया संविधान नहीं लिख सकती। वो संविधान में कुछ भी बदल सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत सिद्धांत जिन पे देश का संविधान टिका हुआ है उनको कभी भी नहीं बदल सकती। तो हम देखते हैं कि इस मूल ढांचे के सिद्धांत का विकास हुआ कैसे, इसके बैकग्राउंड में कौन कौन से जजमेंट थे और केशवानंद के बाद में भी कौन से जजमेंट थे जिन्होंने मूल ढांचे की सिद्धांत की इस परिभाषा को आगे से आगे बढ़ाते गए। तो सबसे पहला केस माना जाता है शंकरी प्रसाद मामला 1951 में। स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि संसद के पास जो संविधान संशोधन की शक्ति है आर्टिकल 368 में, उसके तहत वह किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, अप्रतिबंधित है, वो उसका वो मनचाही शक्ति के रूप में उपयोग कर सकती है। उसके बाद में गोलकनाथ जजमेंट में जो 1967 में था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बदल दिया पहले की तुलना में। उन्होंने लिखा कि संसद को संविधान के भाग 3 जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है उनको संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। अर्थात फंडामेंटल राइट है वो अनुल्लंघनीय है, उनको उल्लंघित नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट के बाद में गवर्नमेंट और कोर्ट में हमेशा विवाद का मुद्दा बना रहा था। उसके बाद में 24वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत पार्लियामेंट को ये पावर दी गई थी कि वे किसी भी संविधान संशोधन मतलब किसी भी संविधान के अनुच्छेद को बदल सकती है और उसके किसी भी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इससे एक और चुनौती उत्पन्न हो गई थी,
वो चुनौती ये थी कि अगर न्यायिक समीक्षा संविधान में नहीं होगी तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, और जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो न्यायिक शक्तियों पर ज़्यादा अभिभावी हो जाएगी, और जिससे देश का प्रशासन चलाने में और देश की डेमोक्रेसी जैसे मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में चुनौती हो सकती है। तो जो लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और ये ऐतिहासिक निर्णय था जहाँ पे संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति को तो बनाए रखा, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी कि वो संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती। उन्होंने माना था कि संसद के पास संविधान संशोधन करने की महत्वपूर्ण शक्ति है। आर्टिकल 368 के तहत वह संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे या मौलिक विशेषताओं को कमज़ोर नहीं कर सकती। ये उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है, वो दोनों संविधान, उन दोनों का संतुलन ही हमारे संविधान की नींव है। अर्थात उन्होंने बोला था कि जो पार्लियामेंट है वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करके डीपीएसपी को अभिभावी बना सकती है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट में जो कुछ मूलभूत राइट हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकती। अर्थात वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में हमेशा एक संतुलन बनाए रखने वाली विशेषताओं को महत्व देती है। और केस में बोला था कि भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन के आधार पर की गई है। अब हम देखते हैं कि मूल ढांचे का सिद्धांत है क्या। केशवानंद भारती केस में जो संविधान पीठ थी 7-6 के बहुमत से उन्होंने जजमेंट दिया था, लेकिन उन्हें मूल ढांचे इस पद को कहीं परिभाषित नहीं किया, जबकि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिसको उन्होंने लिस्टेड किया था कि ये मूल ढांचे के सिद्धांत के पार्ट होंगे, जैसे संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा, आर्टिकल 14, इन सबको मूल ढांचे के अंग के रूप में लिखा था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन का सिद्धांत, वेलफेयर स्टेट, ये थे। लेकिन उसके आगे आगे बाकी सब जजमेंट में ये चीज़ें मूल ढांचे के सिद्धांत में काफ़ी और भी टर्म जुड़ते गए। जैसे एसआर बोमई केस 1994 में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को भी मूल ढांचे के इसमें जोड़ दिया था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूलभूत ढांचे का सिद्धांत के तहत आता है, जिसमें बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद में राष्ट्रपति द्वारा कुछ उस टाइम की बीजेपी रूल स्टेट को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना था। उन्होंने बोला था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत के तहत आता है, और कोई भी सरकार अगर सांप्रदायिक राजनीति करती है तो संविधान के अनुबंधों के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार बाकी और भी बहुत सारे जजमेंट में वो इस सिद्धांत को विस्तारित करते गए, लेकिन मूलभूत या मूल ढांचे के सिद्धांत है क्या, मूल ढांचे टर्म को कहीं भी परिभाषित किया नहीं गया था। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में और भारत के संविधान की सर्वोच्चता में इस सिद्धांत का बहुत महत्व है। हम देखते हैं कि क्या क्या महत्व है। पहला, इसने राजनीतिक शक्ति को काफ़ी सीमित किया था। मूलभूत ढांचे ने जो सत्तारूढ़ दल है या जिस दल का बहुमत है उस दल को संविधान में संशोधन करने की अनलिमिटेड पावर से बचा लिया था। यानी कि कोई भी सत्तारूढ़ दल जिसके पास पूर्ण बहुमत है वो अपनी इच्छा से संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। दूसरा, न्यायिक समीक्षा को बनाए रखा। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए जितने भी कानून हैं या पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए जितने भी कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर वो संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है तो उनको अवैध भी घोषित किया जा सकता है। तो अर्थात न्यायिक समीक्षा और इसने शक्ति के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया था। तीसरा, अंतिम निर्णय वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, क्योंकि संविधान में
लिखा हुआ है कि मतलब संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याता है। तो संविधान की अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास वो सारी शक्तियाँ होनी चाहिए जिससे वो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखे। और इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय पार्लियामेंट के किसी भी जजमेंट को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो एक केस था 2015 में, तो उसमें उन्होंने संविधान के 99 संविधान संशोधन अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया था। उसके अलावा ऐसे कुछ मुद्दे भी हैं जो मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के बाद में उत्पन्न हुए। वही एक तो स्पष्ट उपबंध नहीं है, मूल ढांचे को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी भी जजमेंट में इसको परिभाषित किया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि न्यायिक सक्रियता का एक एग्जाम्पल है ये। दूसरा, शक्ति पृथक्करण के विरोध है। शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि सरकार के तीनों अंगों के बीच में आपसी सामंजस्य बना रहे, और वो हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो इस अनुच्छेद मूल ढांचे के सिद्धांत के बाद में काफ़ी लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो स्वेच्छाकारी शक्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं और वो पार्लियामेंट के किसी भी निर्णय को अवैध घोषित कर सकती है। इसके अलावा मूल ढांचे का सिद्धांत बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। अलग अलग जजमेंट में अलग अलग न्यायाधीशों द्वारा अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए भी अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है या अलग अलग टर्म्स को इसमें जोड़ा जाता है। उसके अलावा निर्वाचित संसद की शक्तियों पर सीमाओं का आरोपण। प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई डेमोक्रेसी में जो संसद द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको न्यायालयों द्वारा अमान्य घोषित कर लेना केवल इसलिए कि वो मूल ढांचे के विरुद्ध है, या फिर कोर्ट ने ऐसा मान लिया कि मूल ढांचे के विरुद्ध है, तो कहीं ना कहीं वो लोकतांत्रिक तरीके द्वारा गठित सरकार पे कोर्ट का अधिभावी होना भी माना जाता है। और लास्ट है न्यायिक अतिरेक की ओर, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म की ओर लेके जाते हैं, यानी कि एक न्यायिक समीक्षा से भी एक कदम आगे का माना जाता है इसको। उस एग्जाम्पल में देखा गया था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको पार्लियामेंट ने और उस टाइम तत्कालीन जितने भी राज्य थे उनके आधे से अधिक विधानसभाओं ने भी उस एक्ट को पारित किया था। उसके तहत 99वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिनियम को अवैध माना था। तो तब ये माना गया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच की ओर जाने वाला मामला है, यानी कि न्यायिक समीक्षा से भी एक कदम आगे है, जो कहीं न कहीं शक्तियों के पृथक्करण को निर्वाचित सरकार को कमतर आंकता है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष ये कि मूल ढांचा भारतीय संविधान की एक आधारशिला है। इसमें मुख्यतः वो तत्व शामिल है जो भारतीय संविधान की नींव है या जिसको भारत के संविधान निर्माताओं ने उचित समझा था। ये लोकतंत्र की रक्षा के साथ साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। हमारा देश या हमारे देश में ना ही तो ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता है, ना ही अमेरिका की तरह न्यायिक सर्वोच्चता है। हमारे देश में दोनों का संतुलन यानी संविधान की सर्वोच्चता है, और मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो हमें इस मतलब पॉजिटिव टोन में किसी भी क्वेश्चन को जो 200 से 250 वर्ड का होगा उसको कंक्लूड करना है। थैंक यू।